नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार बात होना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत महान फिल्मकार की, बहुत लोकप्रिय, बहुत चर्चित, बहुत सफल फिल्मकार की, जिनका नाम है राज कपूर। राज कपूर जिनकी की जन्म शताब्दी शुरू हो चुकी है। 14 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष शुरू हो चुका है। आज हम राज कपूर के काम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी फिल्मों के प्रभाव के बारे में बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं। मेरे साथ संजीत नार्वेकर साहब हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ समीक्षक हैं। नार्वेकर साहब और पारिक साहब जो हैं वो वर्षों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं दोनों लोग। और नार्वेकर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पर भी चर्चित हैं। सौम्या बैजल है, जो कि टिप्पणीकार हैं, लेखक हैं और लगातार रंगमंच सिनेमा पर लिखती रहती हैं। हितेन पटेल साहब हैं, पेशे से प्राध्यापक हैं, लेकिन सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और सिनेमा की बारे में लगातार टिप्पणियां लिखते रहते हैं और चर्चाओं में शामिल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सौम्या जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। राज कपूर का सिनेमा जब हम देखते हैं तो राज कपूर के सिनेमा में आपको वो क्या खास तत्व नजर आते हैं जिनकी वजह से उनको आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष में हम याद कर रहे हैं। उनके उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक भारत के सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन के तौर पर उनकी ख्याति है। लेकिन आप उनके सिनेमा को किस तरह से देखती हैं? जी, सभी को नमस्ते। और राज कपूर जी के बारे में बात करना हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मेरे लिए अगर मैं उनकी फ़िल्मों को एक किस्म से देखूँ, मेरे लिए उनकी शुरुआती दौर की फ़िल्में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उनमें ख़ासकर जागते रहो और श्री 420, क्योंकि ये दोनों फ़िल्में एक बहुत ही सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आती हैं। जिन जिन पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ इंडिया फ्रीडम लेकर फिर 7-8 साल बाद जब हमें ये फ़िल्में नज़र आती हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि ऑलरेडी एक एंग्स्ट, एक एंगर, एक डिसइल्यूज़नमेंट आना शुरू हो गया है। और वो फ़िल्में इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने सेट कर दी थी टेम्पलेट ऑफ द राइट विनिंग ओवर द रॉन्ग। तो सिंबॉलिज्म आपको बहुत नज़र आता है राज कपूर की फ़िल्मों में, स्पेशली द शुरुआती दौर में जहाँ सोशलिज्म की बातें भी हो रही हैं। सिंबॉलिज्म बोथ इन वर्ड्स एंड इन विजुअल इमेजरी। तो चाहे आप श्री 420 में देख लीजिए, जिसमें जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है उसका नाम है सेठ सोनाचंद धर्मानंद, या राम नारायणन जो नाम है, उन्हीं मतलब जो एक्टर थे नीमो, उन्होंने जो प्ले किया है जागते रहो में, जिस तरह से वो करप्ट सेठ बने हैं जो काउंटरफीट नोट्स छाप रहे हैं। तो चाहे ये सिंबॉलिज्म हो, चाहे जब आप एडिट्स देखें तो इससे पहले कि चोर क्रूसिफाई किया जाए, देयर इज अ कट बैक टू जीसस। एंड ऑफ जागते रहो में आप ये देखते हैं कि एक एक विजुअल आता है जिसमें गांधी, नेहरू, विवेकानंद हमें सब नजर आते हैं बिफोर द फिल्म एंड्स। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टचेस हैं, उनको इस कदर सिंबॉलिकली दर्शाना, दिल का हाल सुने दिल वाला जैसे गाने हैं जो बहुत क्लियरली ये दर्शाते हैं कि जो क्लास डिवाइड है, जो आज के ज़माने में एक चैज़म बन चुकी है, वो कितने क्लियरली ऑलरेडी इश्यूज क्रिएट कर रही है। उनकी और फ़िल्में, मतलब आप बूट पॉलिश देख लीजिए, आवारा देख लीजिए, उन सब में एक ये कांस्टेंट एक एक फ्लेवर आता है। जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ, ये सारी कहानियाँ उस इंसान के बारे में थी जो आज हिंदी सिनेमा से गायब कर दिया गया है। तो हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं उन लोगों की बातें जो सिस्टेमिकली ऑप्रेस्ड हैं। और उस दौर में ये सिस्टेमिक ऑपरेशन हमें नज़र आ रहा था क्लास के लेंस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है राज कपूर के सिनेमा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉलिटिकली आई हैं, जो कहीं हमने खो दी हैं, लेकिन सोसाइटली हम नहीं चेंज हुए हैं। सोसाइटली आज भी हम एक क्लास ऑप्रेसिव स्टेट हैं।
हम एक कास्ट ऑप्रेसिव स्टेट हैं, जो कॉन्वर्सेशंस हम सिनेमा में करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि द मिडिल क्लास इज नॉट इंटरेस्टेड क्लियरली एनी मोर। तो मेरे हिसाब से ये जो एक पूरा द आइडिया ऑफ इंडिया, जो एक सबके लिए एक देश होगा, जहाँ सबके लिए इक्विटेबल इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो सारे जो नोशंस थे, उस पे कमेंट्री राज कपूर की फिल्म्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब औरत के परिवेश से आप ये फिल्में देखते हैं कि जो जो एक औरत है, जैसे श्री 420 में नरगिस के कैरेक्टर का नाम विद्या है, तो विद्या ओवर माया। तो इस टाइप के भी जो आपको शब्द में और नामों में सिंबोलिज्म दिखता है, जब वो आते हैं कहने कि मैं अपना ईमान बेचने आया हूँ। जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में जो औरत है, जो लव इंटरेस्ट है, वो मॉरल कंपस बन जाती है। तो किस तरह से, मतलब वो राज को रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि वो क्या खो रहे हैं, क्योंकि मॉरल कंपस एक औरत है। वो भी एक इंटरेस्टिंग इडियम है। मतलब आगे की फिल्मों में ऑफ कोर्स हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशंस हमें नजर आए हैं ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स, लेकिन जो जो शुरुआती दौर की फिल्में हैं, वो पोएटिक भी हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं और डीपली पॉलिटिकल हैं। और मेरे लिए ये एक बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है राज कपूर की फिल्मोग्राफी का, क्योंकि वो एक ऐसी बात बहुत ही ज्यादा जज्बे, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ लेकर आते हैं, जो आप इन इन फिल्मों में देख सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि जागते रहो जब आप स्पेसिफिकली देखिए, मेरे लिए वो फिल्म बहुत ब्रेव फिल्म है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट का डायलॉग ही नहीं है टिल टिल द वेरी एंड, प्रॉपर डायलॉग। अदरवाइज मुझे पानी चाहिए इस टाइप की एक या दो लाइनें आई हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ऑडियंस बन के हर घर में जाके देख रहे हैं। टू सेट अ फिल्म इन अ बिल्डिंग, टू बी एबल टू चेंज कैसी वो फिल्म लग रही है विजुअली, टू ब्रेक द ग्रामर विथ अ रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग, वो एक, मतलब ओनली अ वेरी कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर कैन मेक टेक अ रिस्क लाइक दैट। तो टेक्निकली सेटिंग वाइज वो फिल्म बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है मेरे लिए, एज अ वेरी वेरी ब्रेव फिल्म दैट ब्रेक्स ऑल इडियम्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब नरगिस की एंट्री एंड में है, एक गाने में एंट्री है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से उन्हें शोमैन तो बनाती हैं, लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी फिल्मकार बनाती हैं, एज एज अ कमेंट्री ऑन सोसाइटी, जिसमें हम सब जी रहे हैं। जी अमिताभ जी। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो अपनी टिप्पणी की है उसमें आपने उनकी फ़िल्मों में जिस तरीके से वो आपने सोसाइटी की बात की, कंसर्न की बात की, एक उनकी सोच की बात की, वो सारी बातें आ गई। मैं जी, हितेंद्र जी आपके पास सिंबोलिज्म। आऊँगा। मैं जी, जी, सिम्बोलिज़्म जो आपने ज़िक्र किया। राज कपूर की फ़िल्मों में जहाँ से सौम्या जी ने छोड़ा है, श्री 420 का उन्होंने ज़िक्र किया, इसलिए मुझे श्री 420 का वो गाना तुरंत याद आ गया, प्यार हुआ इकरार हुआ, वो जो गाना है। तो वो जो एक प्रेम संदेश कहना चाहिए राज कपूर के पूरे सिनेमा में छिपा हुआ है, जो शुरू में थोड़ा-सा कहना चाहिए कि वो थोड़ा उतना खुल करके एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन जहाँ बाद में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला एक एंगल उठाया सौम्या जी ने, बाद में वो जाके थोड़ा काफ़ी कहना चाहिए बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे राज कपूर के सिनेमा ने उस दौर का जो एक उस दौर की जो रोमानियत थी उसको किस तरह से प्रभावित किया? क्योंकि जिस समय हम राज कपूर की बात करते हैं, जो उनके समकालीन 2 बहुत प्रसिद्ध अभिनेता जिनके साथ उनकी तिकड़ी हिंदी सिनेमा में अमर है, यानी दिलीप कुमार और देवानंद। दोनों का दिलीप कुमार और देवानंद दोनों का एक अलग अंदाज़ था प्रेम को प्रदर्शित करने का, और राज कपूर चूँकि अभिनेता के साथ-साथ एक फ़िल्मकार भी थे, तो उन्होंने पर्दे पर जिस तरह से प्रेम को दिखाया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अब जो कि मैंने एक चूँकि श्री 420 का ज़िक्र हुआ तो इसलिए वो गाना मेरे ज़हन में अचानक कौंध गया, प्यार हुआ इकरार हुआ, लेकिन वो गाना गाना इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक गानों में से है, और आज भी जब हम उसको सुनते हैं, तो वो छतरी के नीचे नरगिस और राज कपूर की जो इमेजेस हैं, और लास्ट में आ जाना कि हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ, ये जो बातें हैं, ये किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? राज कपूर के सिनेमा में जो एक रोमांस का तत्व है। हितेंद्र जी। नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, बिल्कुल, आ रही है आपकी आवाज़ साफ एकदम। नहीं, सौम्या जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी उसी लाइन पे बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूँ
कि ये एक अच्छा मौका है कि हम लोग जिसको नेहरू युग कहते हैं, आज़ादी के बाद से 64 तक का जो समय है, उसकी जो रूमानियत है, नेशन बिल्डिंग का जो एक नशा है और एक एक सपना है, उसको रूमानी रंग दे करके एक ख़ास तरीके के इडियम में फ़िल्मों के पर्दे पे लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो फ़िल्मकार हैं, वो राज कपूर हैं। और इस बहाने उस समय के ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक मौका हमारे पास चल कर के आया है। एक तो ये मेरी पहली बात होगी, इसलिए वो सामान्य रोमानियत नहीं है, उसमें एक 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 बड़ा कंसर्न भी शामिल है। वो कभी भी प्रेम की एकांगी कहानी नहीं कहते हैं। संगम से दूसरी तरह की बात हो जाती है, लेकिन जो शुरुआती दौर की फ़िल्में हैं, उसमें वो एक सामाजिकता को लेके चलते हैं और ये उनको ट्रेडिशन से मिला है। मैं पृथ्वी थिएटर के जो कंसर्न्स हैं, उसके साथ वो जुड़े रहे हैं, कम से कम मैं कहूँगा जिस देश में गंगा बहती है, में तो बहुत ख़ास तरीके से ये आया है। एक तो ये मेरी बात। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका और है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ राज कपूर की बात ना करें। राज कपूर के पास से जो हमको मिलता है, उसमें 4-5 जो लोग हैं, उन सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से हम राज कपूर के बहाने चर्चा में लाएँ और उनके नाम बस गिना पाऊँगा, समय कम है। ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, राधु कर्मकार हैं, शंकर जयकिशन हैं, शैलेंद्र हैं और लता मंगेश को छोड़ देता हूँ, हसरत जयपुरी हैं। तो ये जो इन सब के साथ शैलेंद्र जो हैं, ये सब मिल कर के जिस राज कपूर को हम पहचानते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ये सोल क्रेडिट राज कपूर का नहीं होना चाहिए। उस ज़माने में बहुत सारे लोग और कोशिशें कर रहे थे। हम और भी फ़िल्मकार थे जो ऐसी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन राज कपूर को सफलता मिली। तो वो जो सफलता मिली उसका मुख्य कारण मुझे जो लगता है, वो इम्पोर्टेंट बनाता है राज कपूर को। एक्टर के रूप में वो दिलीप कुमार जैसे नहीं थे, लेकिन एक ख़ास तरह की उनकी एक इमेज बनी जो इस तरह के इडियम में बहुत प्रभावशाली बन गई और सारे दिलों पर छा गई। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो सामान्य रूमानियत नहीं है, उसके पीछे एक सोच है और वो सोच जैसा सौम्या जी कह रही थी, उस सोच को फिर से याद करने की ज़रूरत है कि जो छुप गया है, ऐसे कैरेक्टर्स हमारी फ़िल्मों में अब गौण हो चुके हैं। उसकी याद दिलाने वाली बात है वो चार्ली चैपलिन से जोड़ा जाता है, लेकिन और भी कई तरह के महबूब खान की फ़िल्मों में भी इस तरह के कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। उन सबको सेंटर में लाने का श्रेय जो है, राज कपूर को जाता है। बहुत ही साहसी फ़िल्म मेकर थे और कॉमर्स को भी समझते थे, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझते थे। 24 साल की उम्र में जब उनको लगा कि एक अलग उनको जो है बनाना चाहिए, एक एक अपना एक सेटअप बनाना चाहिए, वो बनाने में सफल होते हैं। ये एक साहसिक प्रयास था, 24 साल की उम्र में और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि वो एक इंटेलिजेंट फ़िल्म मेकर हैं। कॉमर्स को समझते थे लेकिन इंटेलेक्चुअल की महत्ता को भी समझते थे। आप उनकी फ़िल्मों की जो उन्होंने वो जो फ़िल्में बनाई हैं, उनके लेखकों पर ज़रा ध्यान दीजिए, तो वो बहुत अच्छे लेखकों को अपने साथ रखते थे। आग के लिए इंदिरा राज आनंद को रखा, बरसात के लिए रामानंद सागर जो अच्छे लेखक भी थे और आवारा, श्री 420, जागते रहो और जिसका ज़िक्र मेरा नाम जोकर, इन सब में जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास को रखते हैं। तो वो लेखक की महत्ता को समझते थे। इस मामले में अपने पिता की तरह थे कि किसी अच्छे आदमी को देखा, किसी इंटेलिजेंट किसी कलाकार को देखा तो उसको वो पकड़ लेते थे। हसरत जयपुरी को जैसे पृथ्वीराज ने देखा और उसको शामिल कर लिया अपनी टीम में, उनसे कहा कि उनको पकड़ो। राज कपूर ने खुद शैलेंद्र को देखा, तो ये इनकी आँख जो है, वो एक अच्छी थी इस मामले में। और इस एक फ़िल्म मेकर के रूप में नहीं, बल्कि कलाकार को पहचानने वाली जो उनकी नज़र थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जिसके लिए हम लोग उनको एक अलग किस्म का फ़िल्म मेकर कहते हैं। वो सोचते थे
और आप ये सब कहानियाँ तो अब बहुत प्रचलित हो गई हैं कि आवारा फ़िल्म के लिए जब शैलेंद्र को लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गए थे, एक लाइन में है जो बात कही शैलेंद्र ने, उसको जो है तुरंत ख्वाजा अहमद अब्बास ने पहचान लिया और पूरी फ़िल्म की कहानी जो है उस पर रिवॉल्व करती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस समय में हम लोगों को चाहिए कि जो छूटा हुआ कंसर्न है हमारा, वो जो है हमको राज कपूर के बहाने उस तरफ जाने का एक मौका है कि हमारी जो फ़िल्में हैं, वो इतनी उथली नहीं थी। एक समय में हमारे पास ऐसी दृष्टि थी, ऐसी फ़िल्म बनाने वाले लोग थे, जो समझते थे कि गरीबी क्या होती है। अभी अजय ब्रह्मात्मक जी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो राज कपूर भी ट्रेन में सफ़र किया करते थे और उनको पता था कि आम आदमी की दिक्कतें क्या होती हैं, कि उनकी 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 मजबूरियाँ क्या होती हैं और प्रेम के लिए वो कहाँ-कहाँ, किस-किस रूपों में भटकता है। वो जो खोली है, उस खोली में जाकर के उसमें आनंद को देखना और उसकी उसकी कलेक्टिविटी को इतना अधिक महत्व देना, ये एक राज कपूर जैसा फ़िल्म मेकर ही कर पाया। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ऐसा प्रयास जो है, वो देवानंद कभी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई, लेकिन उसमें ये जो चाल है, ये जो वो जो बुढ़िया है, जिसको वो माँ कहते हैं, उसके साथ उस तरह का लगाव दिखाना, उसमें वो राज कपूर का अपना एक ख़ास मामला था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं राज कपूर की रूमानियत को एक गहरी रूमानियत, एक जिसमें सामाजिकता है। आप देखिए, अब जितनी भी फ़िल्में हैं, एक बॉबी को अगर छोड़ दिया जाए, हालाँकि बॉबी में भी एक प्रॉब्लम है, तो वो सामाजिक प्रॉब्लम को उठाते रहते थे, पूरे जीवन वो उठाते रहे। मैं समझता हूँ कि बॉबी से वो ब्रेक होता है, वो मैं नहीं मानता कि बॉबी के बाद का राज कपूर जो है, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है एक फ़िल्म मेकर, क्रिएटिव फ़िल्म मेकर के रूप में। लेकिन कम से कम मेरा नाम जोकर तक जो वो आए हैं समझिए कि आवारा से, तो ये जो 14 साल हैं और एक बड़ा फ़िल्मकार, एक बड़ा आर्टिस्ट जो है, अपने मीटर को पाने के बाद 13-14 साल ही बहुत क्रिएटिव रह पाता है, उसके बाद तो वो दोहराने लगता है। आप गौर करके देखिएगा, तो ये जो 51 से 64 का जो समय है, ये 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 बहुत इम्पोर्टेंट समय है और इस समय की रोमानियत को पर्दे पे उतारने का जो काम राज कपूर ने किया है और जितनी खूबसूरती से किया है, जितनी सफलता से किया है और इसका पूरे देश में अभी भी स्मरण है लोगों को, अभी भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए हम राज कपूर को एक कंप्लीट फ़िल्म मेकर कह सकते हैं। वो शोमैन वूमन वाली बात जो है, वो तो बहुत आरोपित सी है। लेकिन मुझे अभी भी उनकी फ़िल्मों को देखते हुए एक उमंग का एहसास होता है और मेरा जी, नाम राजू घराना नाम, ये सुनते हुए आज भी जो है आपका मन जो है वो एक तरह की रूमानियत से भर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वो बहुत सिम्बोलिज़्म अच्छी वाली बात बात आपने कही। तो सौम्या जी ने कह दी, इसलिए मैं समझता हूँ कि राज कपूर एक एवरग्रीन फ़िल्म मेकर हैं और जब तक हमारे दिलों में रोमांस है, तब तक राज कपूर की फ़िल्में देखने में हम लोगों को मज़ा आता रहेगा और हम लोग थोड़े सामाजिक कंसर्न के साथ अपनी रोमानियत को कायम रख सकेंगे। मैं राज जी, कपूर को जी, जी। बहुत बड़ा फ़िल्म मेकर इसी कारण से मानता हूँ। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी टिप्पणी के लिए। संजीत जी आपके पास आता हूँ जो बात अभी हितेंद्र पटेल साहब ने कही कि राज कपूर के सिनेमा में उनके रोमांस में एक उमंग दिखती है और वो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सामाजिक कंसर्न के साथ आती है उनकी रोमांटिसिज़्म जितना भी है। आप किस तरह से राज कपूर का वो जो 50 के दशक से शुरू होकर के यानी 1948 में उनकी पहली फ़िल्म आती है आग, जो वो निर्देशक के तौर पर आते हैं और उसके बाद से लेकर के संगम से पहले तक का जो एक फ़ेज़ है, यानी जिस देश में गंगा बहती है तक अगर हम मान लें, तो वो जो है वहाँ पर उनका एक आइडियलिज़्म, एक कंसर्न, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव कहीं न कहीं वो दिखता है। बाद के दौर के सिनेमा में भी हालाँकि अगर हम प्रेम रोग जैसी फ़िल्म देखें तो वहाँ पर एक विधवा विवाह का मुद्दा भी है। राम तेरी गंगा मैली में भी एक कंसर्न है और जैसा कि अभी बॉबी का ज़िक्र हो रहा था, बॉबी की कहानी भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने लिखी थी। उसमें भी कहीं न कहीं एक वर्ग संघर्ष वाली थीम आ जाती है प्रेम के। लेकिन जो मोटे तौर पर जिस सिनेमा के हम बात कर रहे हैं और राज कपूर को जिस फ्रेमवर्क में हम देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, वो 50 से लेकर के लगभग 65-70 तक का सिनेमा है। तो आप जो है वो सिनेमा जो है, जिसमें उनका कंसर्न दिखाई देता है, जिसमें वो मेरा जूता है जापानी जैसा गाना आता है, जिसमें कि
एक ग्लोबल इंडियन है, लेकिन वो ग्लोबल इंडियन जो है मूल रूप से हिंदुस्तानी है। जो आज का इंडियन इंडियन है, कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो है राज कपूर ने बहुत पहले खींच दी थी कि भले ही उसके स्तन पर विदेशी कपड़े में, लेकिन दिल उसका हिंदुस्तानी। क्या कहेंगे आप? सौम्या जी ने और हितेंद्र जी ने जो बात कही थी नेशन बिल्डिंग की, उससे मैं सहमत हूँ। उसमें थोड़ा आगे ले जाऊंगा। और मैं आपको याद होगा कि लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने दिलीप कुमार पे एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरूज हीरो। तो मुझे लगता है कि मोर देन दिलीप कुमार, अगर नेहरूज हीरो अगर कोई हो तो वो राज कपूर है। क्योंकि अगर आप जैसे कहा कि बरसात छोड़ दीजिए, आग बरसात अगर छोड़ देंगे तो 1951 आवारा, उसके बाद श्री 420, स्टिल जिस देश में गंगा बहती है, और जागते रहो और दूसरे भी जो है, उसमें राज कपूर ने जितनी वार्निंग्स दी हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है, करप्शन कैसे आ सकता है, कि कोई काउंटरफीट नोट्स कर रहा है, कोई आपको श्री 420 की तरह कर रहा है। मुझे आज भी याद है कि जो एंड का जो डायलॉग है उनका, ये लो जब नीमो, और नीमो का भी मुझे स्क्रीन नेम याद नहीं है, लेकिन नीमो को ले जाया जाता है तो कहते हैं देखो ये लोग 420 जा रहे हैं, तो बोलता है नहीं जी, जैसी उनकी स्टाइल थी राज साहब की, नहीं जी ये 420 नहीं, श्री 420 है। हालांकि अभी बीएनएसएस के हिसाब से वो कलम भी हट गया, अभी कोई 420 नहीं है, कुछ अलग कलम हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जितनी फिल्में हैं, वो नेशन बिल्डिंग की फिल्में हैं, एंड इन द ट्रू सेंस नेहरूवियन फिलॉसफी को आगे ले जाती हैं। उन्होंने 19 हालांकि वो उसके डायरेक्टर नहीं थे, 1957 में उन्होंने एक फिल्म प्लान की थी, अब दिल्ली दूर नहीं, जिसमें एक बच्चा है जो नेहरू जी को मिलने जाता है, और वो चाहता है कि वो अपने उसके जो पिता हैं जो कोई क्राइम के लिए अंदर हैं उनको पंडित जी छुड़ाए। फिल्म बनते बनते, अमर कुमार डायरेक्टर थे उसके, उनकी फर्स्ट फिल्म थी अमर कुमार की। बनते बनते उनको राज साहब को पता चल गया कि नेहरू इज नॉट गोइंग टू मेक अपीयरेंस इन द फाइनल सीन। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि नेहरू जी एंड में आए और ये बच्चा उनको गुलाब का फूल देगा। लेकिन जब उनको पता चल गया कि नेहरू जी आने वाले नहीं है, तो उनका दिल टूट गया, और फिर उन्होंने वो फिल्म में से इंटरेस्ट निकाल दिया। हालांकि फिल्म बन गई, रिलीज हो गई, और किस हद तक सक्सेसफुल। देखिए, उनकी फिल्म एज अ फिल्म मेकर की तो एक जर्नी है, एज एन एक्टर ऑल्सो। आप 1950s में अगर देखेंगे तो सही है कि उन्होंने दिलीप कुमार जैसी फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उनको एक ट्रेजिक एजिंग है, ट्रेजिक अंडरटोन है। तो जैसी उनकी फिल्म है अंदाज है, जो महबूब ने डायरेक्ट, ये मैं उनकी फिल्म नहीं कह रहा हूँ, उनकी एक्टिंग डायरेक्टेड बाय अदर डायरेक्टर्स। तो अंदाज है, जागते रहो, हालांकि वो खुद प्रोड्यूसर थे, बट डायरेक्टेड बाय शोभू मित्रा। उसके बाद शारदा है जो एलवी प्रसाद ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद फिर सुबह है होगी जो रमेश सहगल ने डायरेक्ट की थी। अनाड़ी जो ऋषिदा ने, सब में उनका काम बहुत अच्छा था, टिल तीसरी कसम। हालांकि तीसरी कसम में अगर आपने रेणु जी की ओरिजिनल कहानी पढ़ी है, मारे गए गुलफाम, उसमें वो गाड़ीवान हीरामन बहुत छोटा है, ही इज नॉट राज कपूर एज, लेकिन शैलेंद्र प्रोड्यूसर थे, इसलिए राज कपूर ने खुद को इंक्लूड कर लिया, और उन्होंने शैलेंद्र को पॉइंट ब्लैंक पूछा, अच्छा तू फिल्म निकाल रहा है तो मैं तो रहूंगा जी उसमें। तो उससे वो पूरा इक्वेशन निकल गया। जब मैं बासु भट्टाचार्य से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला हमारे दिमाग में कोई और था और ये घुस गए, तो पूरा इक्वेशन उसमें हिल गया। खैर वो बात छोड़ दीजिए। राज कपूर वॉज पास मास्टर ऑफ प्लेइंग रोल्स लाइक दिस, तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और सपनों का सौदागर में जितने खराब दिखे उतने तो खराब नहीं लगे तीसरी कसम में। उनके खासियत ये थी कि जैसे ये कहा गया है, हितेन जी ने भी कहा है, सौम्या जी ने भी कहा है, वो तो कंप्लीट फिल्म है। राइटिंग अगर छोड़ देंगे, जो अब्बास साहब, बाय एंड लार्ज अब्बास साहब की थी, अब दिल्ली दूर नहीं मेरे ख्याल से अख्तर मिर्जा ने लिखी थी और कोई अलग, लेकिन राइटिंग अगर छोड़ देंगे तो ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज ए प्रोड्यूसर, ही वॉज ए डायरेक्टर, और संगम के बाद ही ऑल्सो बिकेम एडिटर। तो पहले तो जीजी मयेकर एडिटर थे, संगम के बाद उन्होंने खुद एडिटिंग शुरू कर दिया। और स्क्रिप्ट तो ठीक है,
लेकिन एडिटिंग जितना कंट्रोल देता है किसी भी डायरेक्टर को, जैसे आप शांताराम जी का एग्जांपल लीजिए, बिमल रॉय का एग्जांपल लीजिए, हालांकि बिमल रॉय के केस में दास धाईमाड़े या ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर हुआ करते थे, लेकिन एडिटिंग जितना कंट्रोल देता है आपको फाइनल इमेज को मैनिपुलेट करने का, उतना कोई फिल्म मेकर को देता नहीं है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ही वाज अ कंप्लीट फिल्म मेकर। और अगर आप उनकी मेरा नाम जोकर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, मनोज कुमार सिम्मी और ऋषि कपूर, तो वो 45 मिनट्स का सेगमेंट है, लेकिन उसको बढ़ा सकते थे। आई थिंक अगर वो खाली अकेला उतना सेगमेंट देखेंगे तो इट इज कंपेरेबल टू एनी यूरोपियन फिल्म। कोई भी यूरोपियन फिल्म के साथ कमिंग ऑफ एज की फिल्म अगर होगी तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज मेड इन इंडिया। और उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स इन इंडिया। उसके आगे चल के मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा और उनकी जो खासियत है, जो मैं समझता हूँ कि व्हाट मेक्स राज कपूर यूनिक। हम लोग 1987 अगस्त 1987 में सेमिनार के लिए मैं ताशकंद गया था। ताशकंद, उसके बाद समरकंद, ये दो जगह हम लोगों ने विजिट की। मेरे साथ थी सही परांजपे, कुमार शाहनी, जानू बरुआ, मेरे बॉस बीके करंजिया, अपर्णा सेन के फादर चिदानंद दास गुप्ता। तो दिग्गज लोगों में मैं तो सबसे जूनियर मोस्ट बन रहा था। तो हम लोग कोई भी होटल में जाते थे, कोई भी दुकान में जाते थे, और हालांकि सही परांजपे वाज ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ साड़ी, तो वो पहचान जाते थे कि सब इंडिया से आए हुए। और हर जगह पे एक ही सवाल पूछा जाता था, इंडिस की, इंडिस की। अगर हमने हाँ कह दिया, राज कपूर, राज कपूर, और आवारा हूँ का गाना शुरू हो जाता था। मानो कि वो नेशनल एंथम है इंडिया का, वो भूल गए, लेकिन वो खुद गाते थे और उनके रशियन आवाज में गाते थे। और हम लोगों ने लास्ट डे को, उनका एक फोक सिंगर था बाबा मुराद करके, बाबो मुराद, अभी पता नहीं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम लोग तो बाबा मुराद कहने लगे। उसने जो 4-5 राज कपूर के गाने हमको सुनाए, तो आप भूल जाएंगे कि ये बंदा उज़्बेकी है और रशियन है। उस जमाने में तो सोवियत संघ था। इसमें से आपको एक चीज मेरे ध्यान में आई, 1987 अगस्त की बात कर रहा हूँ, कि एक फिल्म मेकर है जो फिल्म अपने देशवासियों के लिए बना रहा है, लेकिन ही विंस इंटरनेशनल रिनाउन बिकॉज ऑफ दैट। सिनेमा इतिहास में मैंने एक भी फिल्म मेकर ऐसा नहीं देखा है जो अपने देशवासियों के लिए फिल्म बना रहा है, अपने देशवासियों के प्रॉब्लम्स को लेके फिल्म बना रहा है। उसका इडियम इंडियन है, उसका जो गाने, डांस, ये सब जो है वो इंडियन है, लेकिन अपील इंटरनेशनल है। ये आज तक मैंने कोई फिल्म मेकर ऐसा देखा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। मैं, आप तो जानते हैं कि मैं बिमल रॉय और शांताराम जी का प्रायल हूँ, टू लार्ज एक्सटेंड इवन सत्यजीत रे। लेकिन राज कपूर में ये जो खासियत थी कि जो मैं फिल्म बना रहा हूँ, और कभी ऐसा नहीं उन्होंने ये किया कि ये मैं बड़ा महान काम कर रहा हूँ। आजकल के फिल्म मेकर देखोगे तो फिल्म बना रहे हैं कान फेस्टिवल के लिए, और ऐसा करते हैं जैसे कि क्या फिल्म बनाने वाले हम, क्या फिल्म मेकर्स हैं, विद कैपिटल डायरेक्टर, कैपिटल फिल्म मेकर। राज साहब के साथ आप इंटरेक्ट करो, भले वो नाइटमैन हो, तनख्वाह वाला हो या ट्रॉली पुशर हो, कभी राज साहब के इंटरेक्शन में कभी भी लाइट बॉय भी अगर कुछ बोल सुनते थे, क्या बोल रहा है बेटा, बोल इधर आ जा। उनकी एक स्टाइल थी, तो वो अरे तुरे करके बात करते थे। आपका उनका बहुत कम रहता है। तो जब मैं ताशकंद से लौटा, बहुत बीमार रहते थे उस टाइम पे, उनका अस्थमा ये हो गया था, और 1-2 महीने निकल गए, मैं मिलने नहीं गया। फिर जनवरी 1988 में अनाउंस हो गया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रॉमिस सोचा कि एक स्पेशल इशू निकालेंगे राज कपूर पे। साल सबके इंटरव्यूज हो गए, उनके जो भी बचे हुए ग्रुप वाले थे सबके इंटरव्यूज हो गए, सबका ये हो गया। राज साहब का इंटरव्यू रह गया था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगा। तो मैं राज साहब को मिलने गया और मैंने उनको बताया कि ये ताशकंद में गया था, तो ऐसे लोग पीछे पड़ते थे, राज कपूर करके। उन्होंने एक टेढ़ा सा स्माइल दिया, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्रिकेट स्माइल, तो ऐसे करके देखा, कमेंट नहीं किया उसके ऊपर। मैंने कहा कि राज साहब, आपका एक
अच्छा इंटरव्यू चाहिए मुझे, हम लोग ऐसा इशू प्लान कर। कहता है नहीं यार अभी मूड नहीं है, अभी नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मैं जिद करने लगा, तो उन्होंने अपना हाथ कंधे पे रखा और बोला नार्वेकर जिद मत कर, एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ अवार्ड लेके आता हूँ और फिर इंटरव्यू। मैंने कहा कि राज साहब अगर अवार्ड के दिन आपका इश्यू आ जाता तो हम लोगों को अच्छा लगता। मैं सच्ची बोलूं मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ कि एक बार ये शुरू हो गया तो कुछ नहीं कर सकता। और अप्रैल में अवार्ड सेरेमनी थी, चले गए और आप तो जानते ही हैं वापस ही नहीं आए वो। ही नेवर केम बैक टू बॉम्बे, ऑडिटोरियम में ही कोलैप्स हो गए और वहीं से उनको हॉस्पिटल ले गया और पास्ट अवे ऑन 2 जून। नेवर केम बैक टू बॉम्बे। मेरा इंटरव्यू भी अधूरा रह गया। इतने सारे किस्से हमने शेयर किए थे, बात ये की थी, लेकिन राज साहब देव आनंद को किया, दिलीप कुमार को किया, लेकिन राज साहब का इंटरव्यू बाकायदा मतलब ऑफिशियल इंटरव्यू कभी ले नहीं सका। तो बात रह गई। और जाने के पहले मैंने उनको बोला था कि जिद मत कर, लेकिन बच्चों, हमेशा ऐसे कहते, बच्चों ऐसा इंटरव्यू दूंगा ना कि कभी इंटरव्यू ऐसा हुआ नहीं होगा, बट इट नेवर हैपेंड। एक लास्ट बात कहूंगा, देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने देव साहब, दिलीप कुमार, राज कपूर, इनका ग्लैमर देखा है, इनके हाइट्स देखे हैं, इनका ये देखा है, आजकल के स्टार्स में वो दम नहीं है। आप शाहरुख खान 400 करोड़ की फिल्म बनाए, 500 करोड़ की फिल्म बनाए, लेकिन वो दम नहीं है। और ये तीनों के बाद तो फिर ये राजेश खन्ना बिकेम द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन तो पता नहीं क्या ग्रेटेस्ट बन गए। लेकिन एक बात बोलूं अमिताभ जी, ये 3 लोगों में जो अपनापन था वो इन लोगों में नहीं। वो अगर जर्नलिस्ट भी जाए ना, उनको लगता था कि मेरे इंडस्ट्री का आदमी, इसको मैं क्या कैसे हेल्प करूं, क्या करूं। अभी तो कुछ नहीं है। अभी उस जमाने में मैं नटराज स्टूडियोज जाया करता था और नटराज स्टूडियोज में तो 5 लोग थे। आत्माराम का स्टूडियो था, ऑफिस था, शक्तिदा का ऑफिस था, प्रेम सागर का ऑफिस था, तो 5 प्रमोद चक्रवर्ती का ऑफिस था। हम लोग जब भी जाएंगे, 5 ऑफिस में आमंत्रण होता था, अरे भाई लंच हमारे साथ खाइए। हमको सोच में पड़ते थे किसके साथ खाएंगे और नाराज हो जाते थे। प्रेम सागर जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या आत्मा जी के पास खा के आया, अरे यार कमाल का, अच्छा चल स्वीट डिश तो खा ले, तेरे लिए रखी है। तो ये जो इंडस्ट्री में अपनापन था ना सर, इट इज नॉट देयर नाउ, सॉरी। उस टाइम पे ट्रॉली पुलर हो या लाइटमैन हो, राज साहब को हमेशा लगता है नहीं ये मेरा आदमी, इसकी क्या तकलीफ है। वो जो ऊपर लाइट के लिए वो तराफे पे बैठते थे ना, उनका भी ख्याल करता था, चाय भेजो ऊपर। ही रियलाइज्ड दैट दीस पीपल आर वर्किंग हार्ड फॉर। चलिए वो जमाना अलग था जो हमने देखा हुआ है। दिस वेंट अप टू इवन धर्मेंद्र हैज दैट थिंग। धर्मेंद्र आल्सो हैज दिस। अशोक कुमार, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत आपने जो संस्मरण सुनाए राज कपूर से जुड़े, उनमें जो मार्मिकता है और आज के समय में हम जो उसका एब्सेंस देख रहे हैं। अजय जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि बात संजीत जी ने उस जमाने की फिल्म पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारों से निर्देशकों के संबंध और फिल्मकारों के संबंधों पर मतलब चीजों को छोड़ा है और कैसे वो लोग केयर करते थे अपनी पूरी उसको बना। साथ साथ में हितेंद्र जी और सौम्या जी ने जो बात टीम को लेकर के कही कि कैसे राज कपूर ने एक टीम बनाई और वो टीम जो है वो पूरी की पूरी टीम उसने जो एक चीजें मतलब क्रिएट की, वो आज जो है हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे वो आवारा हो, बरसात हो या कोई हो, और उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास का योगदान है, शैलेंद्र का योगदान है, हसरत जयपुरी है, शंकर जयकिशन है, राजू कर्माकर हैं, सारे जितने लोग हैं। वो जो चीज है, क्या आप आज जब राज कपूर को हम याद कर रहे हैं, उनके सिनेमा को याद कर रहे हैं और उनके सिनेमा के कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा में उनका पूरा एक जो योगदान है, आप क्या किस तरह से देखते हैं कि राज कपूर ने वो जो निशान छोड़े, क्या आपको लगता है कि वो जो उनके बाद की पीढ़ी है, यानी इवन राज कपूर की जो संतानें हैं या जो उनके परिवार के लोग हैं, क्या वो कहीं उस चीज को निभा पा रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने देखा कि उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ आरके फिल्म्स जो उन्होंने स्टूडियो बनाया था, वो स्टूडियो भी अब नहीं है। बहुत सारी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई थी वो अब हम देखते हैं कि वो कहीं उस तरह से नजर नहीं आता है।
तो क्या कहेंगे आप? वो जो स्मृतियों को संजो कर रखने वाली बात थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जब राज कपूर को जो फ़िल्म को लेकर के जो फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, मैंने देखा उसमें तीसरी कसम का ज़िक्र नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, क्योंकि तीसरी कसम को मैं मानता हूँ कि राज कपूर के अभिनय का एक जो सबसे मजबूत पक्ष है, वो तीसरी कसम में दिखता है। हालाँकि नार्वेकर साहब कह रहे थे कि वो गाड़ीवान उस तरह का नहीं है कहानी में जिस तरह का उन्होंने दिखाया। लेकिन फिर भी राज कपूर ने जिस तरीके से उसको उस गवई गाड़ीवान का जो भोलापन है, उसको जिस तरीके से इम्बाइब किया और जैसे उसको उन्होंने पर्दे पर दिखाया, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्या कहेंगे आप अजय जी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी, आप म्यूट पर हैं। म्यूट पे हैं। जी, नमस्कार आप जी। सभी को। और हमारी बहुत सारी अपेक्षाएँ वो हमारी उम्र से और हमारे जो हम परिवेश में पले-बढ़े, उससे गाइडेड होती हैं। और वही एक्सपेक्ट हम करते रहते हैं आने वाली पीढ़ी से, नई पीढ़ी से, जेन ज़ी से कि ये भ्रष्ट हो गए हैं, इनमें अपनापन नहीं रह गया, इनमें दोस्ती नहीं रह गई। मैंने देखा है अपनापन, मैंने देखा है आज के कलाकारों में भी, अक्षय कुमार में देखा है, ऋतिक रोशन में देखा है, कार्तिक आर्यन में देखा है, किस तरीके से कंसर्न फ़ील करते हैं। मैंने इनसे पैसे दिलवाए हैं लोगों को, गरीबों को, मरीजों को दिलवाए हैं। सवाल ये है कि आप कट चुके हैं आज के समाज से, आज के फ़िल्म इंडस्ट्री से। तो ये रोना अब नहीं होना चाहिए कि वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। अपनापन उस समय भी इतना ही था, अपनापन तो अब परिवार में खत्म हो गया है। बेटे-बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं। किस अपनापन को कहाँ किस दुनिया में खोज रहे हैं, किस ख़याली दुनिया में खो रहे हैं आप। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हमें राज कपूर को अगर अध्ययन करना हम अभी फेस्टिवल चल रहा है, आपकी भी बात जो तीसरी कसम क्यों नहीं दिखाई, ये आरके के प्रोडक्शन की फ़िल्में दिखाई जा रही हैं। तीसरी कसम आरके का प्रोडक्शन नहीं था, इसलिए वो फ़िल्म नहीं ली जा सकती है इसमें। दूसरा, ये सारा पश्चाताप है आर की फैमिली का। जो स्टूडियो जल गया, उसी का पश्चाताप किया है उन्होंने। सारी फ़िल्मों को रिस्टोर करने का काम आरके, रणबीर कपूर और दूसरे लोगों ने मिलके किया है। ये पश्चाताप है उनका, ये गिल्ट है उनका, जो ऐसे शो हो के सामने आया है। रही बात राज कपूर के रेलेवेंस और राज कपूर की उपयोगिता, राज कपूर का अपना महत्व, राज कपूर के महत्व से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनका अपना एक खास महत्व है, उस दौर में है, उसी संदर्भ में है और तभी के दौर में है। अगर आज उसकी रेलेवेंस आप देखेंगे, अब नहीं रह गई है। क्योंकि मैं जब ये फ़िल्म देख रहा था कल-परसों में, 2-3 फ़िल्में मैंने देखी, मेरे साथ यंग फ़िल्म मेकर थे, मेरे साथ नए लड़के थे, उन्होंने कहा इतना ढीला फ़िल्म बना रहे हैं आवारा देखते हुए, इतनी स्लो फ़िल्म है, कट्स है ही नहीं, लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। एक गरीब बच्चा है, वो स्वप्न देख के कहीं पे कहीं पहुँच जा रहा है, आप ड्रीम सीक्वेंस बना दे रहे हैं कुछ भी, हैं? ये आज के लड़के और रियलिस्ट तो है ही नहीं ये सिनेमा। कैसे आप लोग इसको रियलिस्ट सिनेमा कहते थे? ये सारा फैंटेसी है। एक फैंटेसाइज़ कर रहा है लड़का चीज़ों को। तो देखने का तरीका बदल गया है, दुनिया बदल चुकी है, बदली हुई दुनिया में अगर आप हैं, तो बदली हुई दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। नज़र अपनी भी बदलनी पड़ेगी, देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। राज कपूर आज के ज़माने में ना तो उनकी मेकिंग रेलेवेंट है और ना वो जो काम करने का उनका क्राफ्ट रेलेवेंट है। हाँ, कंटेंट रेलेवेंट है, उनकी सोच का जो तरीका था वो रेलेवेंट है। अगर वो सोच हम आज के संदर्भ में, आज की फ़िल्मों में ला सकते हैं, हमारे फ़िल्म मेकर ला सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं ला पाएँगे, दूसरे तरीके से उन सारी चीज़ों को कहेंगे, करेंगे। राज कपूर के फैमिली में कोई भी मेकर नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि तीनों बेटे मेरे एक-एक फ़िल्म बनाएँगे, मेरे नहीं रहने के बाद। तीनों बेटों ने फ़िल्म बना ली, तीनों में किसी की फ़िल्म नहीं चली। उन्हें अपनी औकात समझ में आ गई, वो तो डायरेक्टर। आरके स्टूडियो किसी को नहीं सँभालना था, सब अपने-अपने धंधे में व्यस्त थे और पटीदारी जो होती है ना हमारे उत्तर भारत में कहते हैं, रिश्तेदारी में पटीदारी की कौन क्या करेगा, किसकी ज़िम्मेदारी बनती है, यही ज़िम्मेदारी न लेने के चक्कर में आरके स्टूडियो बर्बाद हो गया। मैंने खुद आर्क कॉटेज से लौटने के बाद, आरके स्टूडियो से लौटने के बाद कितने सारे आर्टिकल लिखे, जिसमें मैंने ये कहा था कि ड्राई क्लीनर्स
कि यहाँ भी उससे बेहतर तरीके से कॉस्ट्यूम या कपड़े रखे जाते हैं, जिस ढंग से वहां कपड़े रखे गए थे। और मैंने तभी आशंका व्यक्त की थी कि आग लग सकती है। और जब मैंने जलने के बाद ट्वीट किया इस पर और ऋषि कपूर को टैग किया, तो ऋषि कपूर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये सारी सच्चाइयां हैं। फिर विरासत किसको मिली है? रणवीर कपूर की, राज कपूर की। हम क्यों बार बार रणवीर कपूर को विरासत मान रहे हैं? करीना कपूर क्यों नहीं है विरासत उनकी? करिश्मा कपूर क्यों नहीं है विरासत उनकी? बार बार शो किया जा रहा है रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। डेड रिंगर हो गया, वो मूंछ लगा के आ गए तो राज कपूर के प्रतिरूप हो गए वो। ये हमारी पुरुष मानसिकता जो है, चीजों को देखने की, समझने की, इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि, और जो विदेशों में प्रभाव की बात की, वो भी ऐतिहासिक परिस्थिति है। रूस और चाइना में पॉपुलर होने को इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी नहीं कहते हैं। रूस और चाइना दो देश जिसमें मुख्य रूप से वे पॉपुलर हुए, और इसी के आधार पर कई लोग कहते हैं कि शैलेंद्र भी इंटरनेशनल गीतकार हो गए। नहीं हुए भैया। फिल्म जो पहचानी गई थी, जानी गई थी, वो बात थी। मैं खुद चाइना में रह चुका हूँ, और चाइना में फिल्म क्यों दिखाई गई या रसिया में क्यों फिल्म दिखाई गई, उसके ऊपर क्रुश्चेव ने भी बोला है, माओ ने भी बोला है, क्यों उनको वो फिल्म रेलिवेंट लगती थी। मैंने जब चाइनीज लैंग्वेज में ये फिल्म देखी थी, बजाता स्लाइड्स चलते थे उसमें फिल्म के पहले, जिसमें बताया जाता है कि आदमी अपनी परिस्थिति का गुलाम होता है, जन्मजात कुछ भी नहीं होता। ये बताया गया। फिल्म का जो मैसेज है, वो मैसेज तो फिल्म देखने के बाद आएगा। उसके पहले ये स्लाइड चल रहा था, जिस स्लाइड में ये दिखाया गया कि इस तरीके से होता है। और चूंकि ये समानता के अधिकार या परिवेश या परिस्थिति, इन सारे जो मार्क्सवाद के सिद्धांत हो सकते हैं, माओवाद के सिद्धांत हो सकते हैं, उससे मेल खाता है, इसलिए वो फिल्म ज्यादा चली। उसी के साथ 2 बीघा जमीन भी गई थी। 2 बीघा जमीन भी चली, लेकिन वैसी नहीं चली जैसे ये चली। उनके लिए बहुत अच्छा शब्द कहा था हमारे ऋषिकेश मुखर्जी ने, कि वे रोमांटिक सोशलिस्ट थे। मैं वही शब्द दोहराना चाहूंगा कि राज कपूर हमारे समय के, उस दौर के रोमांटिक सोशलिस्ट थे। और वो रोमांस ज्यादा प्रकट होके आया, जिसमें सौम्या जी ने जो पहले कहा कि सोशलिज्म का जो थॉट है उनके अंदर, वो निश्चित रूप से रहा है। लेकिन जैसा हितेंद्र जी ने कहा, 64 के बाद वो बदल जाते हैं। 64 के बाद से कमर्शियल कंपल्सन उनके ऊपर भारी हो जाता है, हावी हो जाता है। और ये तो नियति है पूरे फिल्म इंडस्ट्री की। सत्यजीत रे अपवाद है, श्याम बेनेगल अपवाद है, ऐसे एक आध लोग अपवाद हो सकते हैं। अन्यथा हर आदमी इस कुएं में गिरा है, हर ने भंग खाई है, और हर कोई पतन की तरफ गया है। सारे फिल्म मेकर की जी यही दुर्दशा हुई है। जी 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 जी, बहुत आपने बड़ी निर्ममता के साथ जो है तमाम स्थापनाओं पर एकदम कुल्हाड़ा चला दिया है। और राज कपूर को आपने जो है कहा कि उनकी रेलेवेंस आज जो है वो वैसी नहीं रह गई जैसे कि हम लोग यहाँ उनको जिस प्रेम में याद करना चाह रहे हैं। बहरहाल पारक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। रोमांटिक सोशलिस्ट वाली जो बात अजय जी ने कही है, उसको पकड़ते हुए मैं पहली बात ये कि जो कुछ अजय जी ने कहा उसमें आंशिक तौर पर सच्चाई भी हो सकती है कि ठीक है, जो उनकी विरासत है। हालांकि हम में से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि रणबीर कपूर को उनके वारिस के तौर पर जाने जा रहे हैं या उनके वारिस के तौर पर उनको जाने जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो उनका प्रोजेक्शन है, वो जो आपकी मतलब राय है, उस हिसाब से अपनी आपने जो बात रखी है। लेकिन क्या जो बात अजय जी ने कही कि किसी फिल्म मेकर की रिलीवेंस, जैसे उन्होंने राज कपूर के बारे में कहा, वही बात हम दिलीप कुमार के बारे में भी कह सकते हैं, वही बात हम विमल रॉय के सिनेमा के बारे में भी कह सकते हैं, वही बात हम देवानंद के बारे में भी कह सकते हैं। तमाम जितने पुराने फिल्मकार थे, इसका तो मतलब ये हुआ कि अपने समय के दायरे से बाहर जाते ही कोई आदमी इरेलीवेंट हो जाता है। तो फिर हम नहीं, जो गुरुदत्त के बारे में नहीं कह सकते, गुरुदत्त के बारे में नहीं कह सकते। चलिए, गुरुदत्त को आपने छोड़ दिया, चलिए अच्छी बात है। मैं आता हूँ फारूक साहब आपके पास। तो आपका जो है वो राज कपूर के सिनेमा को लेकर के जो इम्प्रेशन है वो क्या है, और जो सारी बातें अभी तक हमारे बाकी सारे साथियों ने कही हैं उनको लेकर के आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे राज कपूर के संदर्भ में, फारूक साहब? सबको नमस्कार। आमतौर पर मैं अजय से सहमत होता हूँ, लेकिन आज नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि ये प्रासंगिकता को देखने का मेरे ख्याल सही नजरिया नहीं।
सबसे पहले कलाकार अपने समय का होता है। अगर वो अपने समय का है और अपने समय को वह ईमानदारी से व्यक्त करता है, तो वो बात के किसी भी समय में हमेशा एक कलाकार के रूप में और उसकी रचना एक कला के रूप में प्रासंगिक बनी रहती है। डिटेल का कोई ख़ास अर्थ नहीं होता कि उस डिटेल का क्या अर्थ है। लेकिन राज कपूर के साथ डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। अब अगर इस दृष्टि से देखें, जैसा कि अजय ने कहा, तो प्रेमचंद आज बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, तो क्या करें? लेकिन प्रेमचंद के बिना क्या हिंदी साहित्य आगे बढ़ सकता है? पढ़ना पड़ेगा उसे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप उस ऐतिहासिक सूत्र को छोड़ देंगे, जिससे कि हम आज पहुँचे हैं जहाँ पर भी, और जो भी हम आज कर रहे हैं, उसको एक तरह से देखा जा सकता है। राज कपूर ने, बिमल रॉय ने, अमीय चक्रवर्ती ने, महबूब ने, इन सब लोगों ने क्या किया? नेहरू, जिसे नेहरू युग कहा जाता है, इन सब ने क्या किया? इन सबों ने वह किया जो मुझे लगता है कि ज़रूरी था। उन्होंने ये किया कि उस जनता की जो सबसे गरीब, सबसे ज़्यादा कष्टों के बीच जी रही थी, उनके सवालों को अपनी फ़िल्म में जगह दी और उनको सामने रखा। उन्होंने स कहा यही जाता है कि वो नेहरू युग की फ़िल्म है, और निश्चित रूप से नेहरू युग की फ़िल्म है, लेकिन उसके प्रति बहुत ही क्रिटिकल है। इवन गुरुदत्त भी, वो सब बहुत क्रिटिकल है। अब आप राज कपूर, हम आज तो राज कपूर की ही ज़्यादा बात करेंगे। राज कपूर की जिन 2 फ़िल्मों को आम तौर पर हम इस गिनती में नहीं गिनते, लेकिन वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं। बूट पॉलिश में क्या सवाल है? बूट पॉलिश में उन अनाथ बच्चों का, उन गरीब बच्चों का, जिनके सामने जीवन जीने की चुनौती है, और उन्हें पकड़ा दिया जाता है कि तुम जाके भीख माँगो। उसके लिए न शिक्षा है, न उनके लिए जो है कोई ऐसी इज़्ज़तदार जीवन है, जिसे कि वो जी सके। और जॉन चाचा के माध्यम से उसमें ठीक यही कहा जाता है कि नहीं, भीख माँगना हमारा विकल्प नहीं हो सकता। हमारा विकल्प है काम। मैंने अभी एक टिप्पणी भी लिखी थी, श्रम की गरिमा बनाम भीख की संस्कृति। ये भीख की संस्कृति आज भी है, और मैंने वो इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे पास में एक फ़िल्म, आज से करीबन 70 साल पुरानी एक फ़िल्म थी, जिसमें ठीक यही सवाल उठाया गया था। ये जो भीख की संस्कृति, रेवड़ियाँ जो बाँटी जा रही है कि 1500 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे। लोगों को चाहिए काम, लोगों को चाहिए नौकरी। और उस समय राज कपूर ये कह रहे हैं कि नहीं, काम दीजिए इनको। इनको काम चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको सम्मानजनक जीवन चाहिए। और वो जो गीत लिखे गए हैं, पहला गीत सरस्वती कुमार दीपक का और बाद में शैलेंद्र का, उसमें ठीक यही है। और एक स्वप्न है, सबसे बड़ी बात है कि एक स्वप्न है। वो स्वप्न आप राज कपूर की 60 तक की फ़िल्मों में बराबर देखेंगे। आज कहाँ है वो स्वप्न? अगर आज स्वप्न नहीं है फ़िल्मों में, तो इसके लिए राज कपूर दोषी नहीं है। लेकिन हम इस बात को राज कपूर की फ़िल्मों से समझ सकते हैं कि उस स्वप्न के बिना कोई भी समाज क्रिएटिव नहीं रह सकता, जीवंत नहीं रह सकता। वो धीरे-धीरे मरने लगता है, जैसा कि आज हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि राज कपूर को अगर हमें समझना है, तो हमारा वर्तमान जो है, उसको सामने रखना पड़ेगा, और हम समझ पाएँगे कि वो युग किस तरह का था। अभी एक एक कवि के बारे में पढ़ा, एक हिंदी में कवि थे, कोई बहुत बड़े कवि नहीं थे, कैलाश वाजपेयी। बच्चन उनको कोई कवि सम्मेलन, एक कवि गोष्ठी हुई थी नेहरू के यहाँ, और वहाँ पर वो कैलाश वाजपेयी ने भी अपनी कविता सुनाई, जो बहुत ही क्रिटिकल थी। ठीक है? नेहरू ने कविता सुनी और उस कैलाश वाजपेयी पर कंधे पर हाथ रखा
कि भाई तुम इतने नाराज क्यों हो, हैं? तो कैलाश वाजपेयी नेहरू को कहते हैं, आप खत्म हो चुके हैं, अब आपसे कोई उम्मीद नहीं। आप सोच सकते हैं वो संस्मरण इसलिए आज जरूरी है कि आप बोल सकते हैं, एक गुल्लक देने पर, राहुल गांधी को एक बच्चे द्वारा गुल्लक देने पर उसके माता पिता को सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि वह नेहरू युग, उस समय की चुनौतियां, उस समय के सवाल, जिस तरह से उस समय फिल्मकार उनसे टकरा रहे थे, बजाय इस बात की परवाह किए कि सत्ता क्या सोचेगी, वो उससे टकरा रहे थे, वो मेरे ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है। और वो केवल बूट पालिश या अब दिल्ली दूर नहीं या आवारा या जिस देश में गंगा बहती है, आप देखिए जिस देश में गंगा बहती है फिल्म, ये सब फिल्में रियलिस्टिक फिल्में नहीं है आज के पैमाने पर, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैंने इस पर सोचा है लगातार कि क्यों वे सब लोग जो कि अपने हृदय से पक्के तौर पर यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे, लेकिन उन्होंने क्यों रोमानियत को, मेलोड्रामा को अपना माध्यम बनाया? क्यों उन्होंने गीतों और संगीत को शामिल किया? मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। और आप इन सब फ़िल्मों में देखें, बिमल रॉय की फ़िल्मों में देखें, बिमल रॉय तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे, लेकिन बिमल रॉय की फ़िल्मों में देखें, उनके गीत जो है, उनके संदेश को पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये गीत जो हैं, वो साधारण जो दर्शक हैं, उनको सीधे छूते हैं। राज कपूर की फ़िल्में आज देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे भी आज भी सुबह राज कपूर की फ़िल्मों के गाने ज़रूर सुनते हैं, और उन गानों में 1960 तक की फ़िल्मों के गाने भी होते हैं, क्योंकि उनमें एक ख़ास तरह का न केवल आस्वादन है कला का, गीत का, संगीत का, शब्दों का, गायकी में जो भावनाएँ हैं उनका, बल्कि उनमें एक संदेश भी है, जो संदेश कहीं न कहीं आज भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत कही जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में समय उतना नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया पारक साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सौम्या जी, आपके पास लौटता हूँ, क्योंकि ये जो सारी बातें हो रही हैं, उसमें राज जी। कपूर की फ़िल्म मेकिंग का एक पक्ष जिसका आपने बस सरसरी तौर पर ज़िक्र किया था, ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला, वो जो है वो उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम चस्पा है कि उन्होंने स्त्री देह का जो है जिस तरीके से शोषण किया है, और वो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि वो बॉबी के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले की जो फ़िल्में, यानी पद्मिनी को जिस तरीके से उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है में दिखाया, या मेरा नाम जोकर में दिखाया, सिमी ग्रेवाल को जिस तरह से दिखाया, यहाँ तक कि नरगिस को जब उन्होंने आवारा में स्विमसूट में दिखाया, तमाम सारी बातें हैं। तो वो उसको लेकर के उनके ऊपर एक ख़ास तरह का एक लगाया जाता है। यहाँ तक कि जो उनके सिर्फ़ समकालीन ही नहीं, यानी उनके परिवार के लोग, मैंने शम्मी कपूर और शशि कपूर की टिप्पणियाँ भी सुनी हैं कि वो जो है वो, जैसे मैं शम्मी कपूर की टिप्पणी सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उनको बहुत वॉलuptuous तरीके से दिखाया। तो वो जो एक चीज़ें That's थी, true. वो एक जी, तो वो जो एक चीज़ थी, कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि उसने राज कपूर की जो बात अजय जी ने कही कि वो रेलेवेंस जो है, उस जो एक सोशल रेलेवेंस थी, उसमें कहीं न कहीं क्या डेंट किया है उसको? क्या आप कहेंगे? या सत्यम शिवम सुंदरम जिस तरह से उन्होंने जीवतमान को दिखाया, या राम तेरी गंगा मेले में जिस तरीके से उन्होंने मंदाकिनी को दिखाया, क्या मंदाकिनी। आपको लगता है कि जी, क्या आपको लगता है कहीं उसने वो जो एक राज कपूर का एक जो समाजवादी चेहरा है, तो जो उसको उन्होंने कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसमें दाग लगाया है या डेंट किया है, इसको क्या कहेंगे आप? छोटी-सी जी, टिप्पणी। तो मैं बहुत ध्यान से सभी की बात सुन रही थी, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी बातों से इन सेक्शन सहमत हूँ। लेकिन जो बात अभी पारक साहब कह रहे थे कि किस मुद्दे को किस तरह से देखा जाता है, उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। राज कपूर की गेज़ जहाँ फीमेल आती है, वहाँ फॉल्टी है। और ये और कई बार ये बात हो चुकी है कि लेकिन उस समाज में क्या थी और इस समाज में क्या है। बट अगर आप गेज़ को आइसोलेशन में भी देखिए, मतलब देयर इज़ अ शॉट इन श्री 420 जिसमें नरगिस वो साड़ी उतार रही हैं जो राज कपूर उनके लिए लेके आए थे, और फिर अपनी सूती साड़ी दोबारा पहन रही हैं। क्या उस शॉट में नरगिस की बेयर बैक ज़रूरी थी?
क्या जागते रहो में जागो मोहन प्यारे के जस्ट पहले जो जिस तरह से कैमरा एंगल है, जहां वो वन शोल्डर एक साड़ी है, वो एक बहुत क्लोज एंगल है। और उसके बाद मतलब राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, दीज आर फिल्म्स that objectify the female body in more ways than one। लेकिन ज्यादा संगम में बड़ी problem वैजंती ये माला, है कि संगम में हाँ वैजंती माला को भी याद कर लें। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि आप दिखा क्या रहे हैं, मतलब वो कपड़े चुराकर ऊपर बैठा है, जो कृष्णा का एक ग्रुप हमने माइथोलॉजी में भी देखा है, वो हम वैलराइज कर रहे हैं, वो हम जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां भी है। तो गेज की प्रॉब्लम दो लेयर्स पे है, एक कैमरा किस तरह से मूव कर रहा है और बॉडी किस तरह से और क्यों दिखाई जा रही है, और दूसरा उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम में उनका चेहरा आधा ढका हुआ है, लेकिन मतलब देयर इज वेरी लिटिल लेफ्ट टू द इमेजिनेशन। तो मतलब मेरे हिसाब से जब हम किसी भी फिल्म मेकर के बारे में बात करते हैं, और जो पारक साहब ने भी बात कही कि क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आप सीखते हैं। तो ये जो गेज की प्रॉब्लम है, ये जिस तरह से हमने मतलब वी ऑल मतलब राज कपूर को जब कोई शोमैन कहता है, तो मेरे लिए वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि शोमैन नहीं है, क्योंकि आपने फीमेल बॉडी को रिड्यूस किया है एज मेल डिजायर। मेरी प्रॉब्लम वहां है। और फीमेल डिजायर में भी आप ऑब्जेक्टिफाई फीमेल बॉडी को ही कर रहे हैं। तो मतलब अगर सत्यम शिवम सुंदरम में भी कहीं अगर फीमेल डिजायर आता भी है, कहीं इन वन शेड, it is very very clearly where the female body has been objectified। साथ ही में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है राज कपूर के लेटर सिनेमा में, वो है विक्टिमाइजेशन ऑफ द वुमन। तो औरत बेचारी है, औरत को इमेंसिपेट करना है, औरत के लिए ये करना है, औरत के लिए वो करना है, आप औरत के साथ नहीं चले। और वही फर्क आता है बाकी फिल्म मेकर्स में, जहां औरत को एक स्पेस दी जाती है बियॉन्ड कैरिंग द मॉरल कंपास ऑन हर शोल्डर्स, बियॉन्ड कैरिंग द सोसाइटल पिवट्स ऑन हर शोल्डर्स, बियॉन्ड बीइंग द मदर, बियॉन्ड बीइंग द सेक्स डिजायर ऑब्जेक्ट। तो वहां मुझे लगता है कि सोच में प्रॉब्लम थी। और कंप्लीट सोशलिज्म के लिए आपको जेंडर और एंटी पेट्रियार्की होना ही पड़ेगा, लेकिन वो उतना नहीं है। तो श्री 420 को अगर आप उस नजरिए से देखें, तो आपको दिख रहा है कि एक तरफ माया है, एक तरफ विद्या है। विद्या इज द मॉरल कंपास, माया इज द टेम्पट्रेस। तो वहां आपको वो चीजें नजर आती हैं। लेकिन the difference between Shri 420 and the later films, for example, is कि विद्या एक वो लड़की है जो स्कूल चला रही है, वो काम कर रही है, वो एक एक्टिव सिटीजन है एक उस दुनिया की, जहाँ पे शी इज प्लेइंग अ रोल इन द वर्ल्ड दैट वी कलेक्टिवली वांट टू ड्रीम ऑफ। लेकिन जब आप जी राम तेरी गंगा मैली और इन सब में आते हैं, वो सिर्फ एक विक्टिम है, और वो सिर्फ एक बॉडीली विक्टिम है। तो वहां पे आई फील दैट द डेप्थ ऑफ राज कपूर थिंकिंग हैज टेकन अ जेन्युइन हिट। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जब मैं उनके फिल्मी दौर के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अच्छाइयां हैं वो सिर्फ शुरुआती दौर में है। प्रॉब्लम स्विमसूट नहीं है, प्रॉब्लम स्विमसूट में एजेंसी किसकी है, वो है। शर्मिला टैगोर भी हमें स्विमसूट में नजर आई है, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि वो अपनी बॉडी को ओन कर रही है। बॉडी कौन ओन कर रहा है, गेज कैमरा किस तरह से मूव कर रहा है, वो सारी चीजें बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करने की जरूरत है। जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। और राज कपूर के सिनेमा को एनालाइज करते हुए, उन पर बात करते हुए, ये सारी बातें इन सारे एंगल्स पर लगातार चर्चा होना जरूरी, क्योंकि अब उनका जन्मशती समारोह एक तरीके से कहा जाए शुरू हो चुका है, ये वर्ष शुरू हो चुका है। तो पूरे साल हमारे पास मौके रहेंगे कि राज कपूर के सिनेमा के तमाम सारे जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा कर सकें। जैसा कि अजय जी ने कहा था कि वो एक रिलेवेंस जो है वो खत्म हो चुकी है, वो क्योंकि आज का दौर जो है वो बिल्कुल अलग तरह का दौर है। तो वो भी एक सवाल है जिस पर हमको बार बार लौटने की जरूरत है तमाम फिल्मकारों के बहाने से। और अगला साल यानी 2025 जो कि आ रहा है, वो गुरुदत्त का भी जन्म शताब्दी वर्ष है, तो गुरुदत्त के सिनेमा पर भी बात होगी। और ये जो चीजें हैं जो हम, क्योंकि राज कपूर के बारे में बात करते हुए हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद एक स्टार किड थे। आज हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, पृथ्वीराज कपूर जो उनके पिता थे वो उनसे पहले मतलब वो बहुत स्टैब्लिश हो चुके थे। और राज कपूर के बारे में इत्तेफाकन ये हमको मतलब याद रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने पिता के साए में रहे, वो स्टार फादर के साए में रहे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पृथ्वीराज कपूर लॉ की पढ़ाई छोड़ करके एक्टिंग में कूदे थे, और वो हमेशा ये चाहते थे कि उनके बेटे यानी राज कपूर जो है वो लॉ की पढ़ाई करें।
और वो एक्टर ना बने, लेकिन राज कपूर एक्टर बने। तो उस पूरे परिवार में एक तरीके से ये जो जो आपने पैट्रियार्की की बात कही, तो परिवार में भी कहीं न कहीं वो पैट्रियार्की का एक धागा चलता रहा, जो कि उनके बेटों तक आया। यानी राज कपूर जो के एंड तक हमें दिख रहा है इमेज का, जी, जी। नहीं, नहीं, उनके अपने पिता से भी संबंध पिता से भी संबंध सही नहीं थे, बिल्कुल। पिता से भी संबंध सही नहीं थे, बेटों से भी संबंध सही नहीं थे। जी, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो बेटियों को फ़िल्मों में नहीं आने देना है, रीमा नहीं आई, ऋतु नहीं आई, रिद्धिमा नहीं करिश्मा है। जब आई तो इतना हंगामा हुआ। बबीता ने जब कहा कि मैं फ़िल्मों में काम करती रहूँगी तो उसको घर से निकलना पड़ा। नीतू को काम छोड़ना पड़ा। ऋषि कपूर की डेथ के बाद फिर नीतू सक्रिय हुई हैं। ये भी सच्चाइयाँ हैं। जी, बिल्कुल। जी, एक जी, महान बिल्कुल, परिवार में बिल्कुल। क्या सब चीज़। और राज कपूर का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ जो प्रकाश चौकसी की किताब में मिला मुझे। उन्होंने उनके औरतों और उनके चित्रण के बारे में लिखा है कि राज कपूर ने खुद ही अपनी पहली फ़िल्म में ये बात कह दी थी कि काश मैं इतना सुंदर ना होता और इतनी आसानी से औरतों की ओर आकर्षित ना होता। और हाँ, काश ये उनके मुझे बारे में कहा जाता है। सिनेमा का इतना और काश मुझे सिनेमा का इतना शौक ना होता। जी, जी, ये जी। अपनी ये पहली ये फ़िल्म के बहुत आग में उन्होंने बिल्कुल, संवाद के तौर पे ये बात कही है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। काश में बहुत कुछ छिपा हुआ है। और हाँ, मैं तारिक साहब से एग्री करता। मैंने अपनी बात थोड़े आवेश में कही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रोना हो रहा था इसलिए। तो मेरा इर्रेलेवेंट करने का मतलब नहीं है। आज के मेकर के लिए वो रेलेवेंट नहीं रह गए हैं। अगर रेलेवेंस उनका रहता तो कहीं न कहीं कोई न कोई राज कपूर हमें दिख रहा होता। राज कपूर अभी कोई नहीं दिख रहा है आस-पास में। कहीं राजकुमार हिरानी में थोड़ा-सा राज कपूर दिख जाता है कई बार। उसके अलावा और कोई नहीं। पुष्पा 2 हज़ार करोड़ ये चर्चा चल रही है पूरे मीडिया, पूरे लेकिन दुनिया अजय में। जी आपने आप जो हाँ, जो पुष्पा का आपने ज़िक्र कर दिया, हालाँकि वो आज आज के हमारे मतलब उससे दायरे से बिल्कुल बाहर की चीज़ है, लेकिन कोई फ़िल्म हज़ार करोड़ कमा ले रही है, इस वजह से हम ये मान लें कि जो पुराने फ़िल्मकार थे, वो आज के फ़िल्म मेकर ये के हम लिए हम रिलेवेंट नहीं रहे। नहीं, 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 ठीक है, वो ठीक नहीं, है। नहीं, 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 आपकी बात हम सही है, नहीं मैं मान समझ रहे रहा हैं। हूँ, ये दूसरे फ़िल्म हमने आप नहीं मान रहे, लेकिन फ़िल्म मेकर मान रहे हैं। आज का फ़िल्म मेकर मान फ़िल्म रहा है, मेकर आप ये नहीं, कहना चाह रहे हैं। पूरा सामाजिक पूरा मीडिया विमर्श जो चल रहा है ना, वो सिर्फ़ कमाई पे चल रहा है और पूरे समाज में चल रहा है। आपसे भी पूछा नहीं, जाता अजय है, जी लेकिन तुम ये शो करते नहीं, हो नहीं, कितने लेकिन पैसे आते हैं तुम्हारे? लेकिन अजय जी उस चीज़ का मतलब वो उस चीज़ को अगर हम पैमाना मान के चलेंगे फिर तो हमारे लिए चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है ना। फिर तो हम भी उसी दायरे में चर्चा में फँस जाएँगे। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम किसी एक ख़ास मकसद से बात कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी जो एक हमारा जो एक संस्कार है या जो हम एक संस्कार बोध को जीवित रखना चाहते हैं, कहीं न कहीं उसके लिए हमको इस तरह की बातचीत करते हैं। पारक साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं अपनी बात संक्षेप में रखिए क्योंकि मुझे कार्यक्रम को समाप्त करना है। जी। दो पंक्तियों में अजय की ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल क्या है कि प्रेमचंद कितने भी महान हो, लेकिन आज हमें प्रेमचंद नहीं चाहिए। वही। प्रेम जैसा लिखेगा वो नकलची होगा। नया ही कलाकार चाहिए जो नए ढंग से लिख सके। ये फ़िल्म के बारे में भी सही है कि राज कपूर, बिमल रॉय ये सब बहुत महान थे। उनकी फ़िल्में आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और देखी जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। लेकिन नए फ़िल्मकार को अपने रास्ते खुद ढूँढना है, अपनी अभिव्यक्ति के भी और कंटेंट के भी। नहीं, वो तो ढूँढ ही रहे हैं। जैसा कि अजय जी ने कहा ना कि पुष्पा 1000 करोड़, पुष्पा 2 1000 करोड़ कमा चुकी, तो वो ढूँढ लिया उन्होंने रास्ता। दुर्भाग्य यह है कि शिल्प चाहे जो भी हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के यथार्थ से जो कंटेंट निकलना चाहिए, जो फ़िल्मों के लिए, वो नहीं निकल रहा है। उसमें आज फ़िल्मकार ज़्यादातर बहुत असफल है। वो पुष्पा और भगवान जाने कहाँ-कहाँ फँसे हुए हैं। पुष्पा, एनिमल, द केरल स्टोरी ये सब है। देखिए, अब वो फिर ये आरोप ये एक अलग तरह का आरोप लग जाएगा कि आप केरला स्टोरी को फिर क्यों खारिज करते हैं? अगर आपको पुष्पा 2 अगर आपको यही मानना है कि भाई आप आज की तारीख में राज कपूर या बिमल राय जैसे फ़िल्मकार जो है इर्रेलेवेंट हो गए हैं आज के फ़िल्म मेकर के लिए या दर्शक के लिए या समाज के लिए, तो फिर हम केरला स्टोरी को क्यों खारिज करते हैं या हम कश्मीर फाइल्स को क्यों खारिज करते हैं? क्योंकि वो हमको लगता है कि भाई वो एक खास तरह की सोच की फ़िल्म है, तो हम उस सोच को ही क्यों खारिज कर रहे हैं? क्योंकि आज के समाज में तो वो सोच प्रेवलेंट है। तो फिर एक बिल्कुल अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी और वो मतलब कहीं न कहीं हमें अपने ही जो जिस दर्शन को या जिस
मतलब मूल्यबोध को हम मानते हैं, उस मूल्यबोध को ही हम खारिज कर रहे होंगे। बहरहाल ये एक बहुत लंबी बातचीत है और ये एक अलग तरह का हितेंद्र जी कुछ मतलब कहना विज्ञान चाहते है। हैं सर? हितेंद्र जी एक लाइन में कुछ कहें, और संजीत जी। हाँ नहीं ठीक है, मतलब बहुत दिलचस्प एंगल से बात आ गई, लेकिन मैं 2 लाइन में कहूंगा कि एक अंतर वस्तु है जिस पर ध्यान देना चाहिए, और अंतर्दृष्टि, ये महत्वपूर्ण है। कला पे जब भी हम बात करें तो वो चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें पुरानी पड़ जाती हैं, लेकिन अंतर्वस्तु और अंतर्दृष्टि का मामला जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसकी रक्षा करनी पड़ती है। एक ही बात याद आई मुझे चलिए, सुनते हुए, प्रमथेश बरुआ ने एक बार उनसे जी, जी। बंबई आने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां तो बाजार है। तो वो प्रमथेश बरुआ नहीं आए। तो कोई हमारी फिल्मों में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बाजार के तर्क को स्वीकार नहीं किया है। तो बिल्कुल हम ठीक लोग बात है, जब बिल्कुल बातचीत आप करते हैं तो उस एंगल को भी बचा के रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल मेरी ठीक, बात बिल्कुल। है। संजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नार्वेकर साहब? मैं अजय जी की रेलेवेंस होता है एक जमाने का। अभी मैं खुद एक तरह से सोचा जाए तो इररिलेवेंट ही हो गया हूँ, क्योंकि अमिताभ और राजेश खन्ना के बाद किसी को मिला नहीं हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। और जो बाहर से देखता हूँ, क्योंकि मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो एक बिजनेस राइटर की तौर से आया, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और करंजिया साहब को लगा कि सिनेमा इंडस्ट्री का बिजनेस पे लिखा जाए। तो अभी तो उस वक्त पे तो 500 और 600 करोड़ की बात नहीं होती थी तब तो। अभी तो क्या हो गया, पहले तो 25 हफ्ते की बात होती थी, अभी ये हो गया है फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन में आप ठीक बिजनेस कह रहे होता हैं। है। ये जब बिल्कुल, होता बिल्कुल। था तब रणधीर ने, डब्बू ने जब अपने फादर को, राज कपूर को कहा कि डैडी अभी ये सब भूल जाओ पापा, अभी बिजनेस है फ्राइडे सैटरडे संडे। तो राज साहब ने ये कहा कि बाकी के दिनों का फिर क्या करें हम लोग, 3 ही दिन फिल्म चलाओ और घर बैठ जाओ। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, छोड़ दो फिर। तो ऐसा है कि रेलेवेंस क्या है, बिकॉज एक जमाने में एक बड़े साइंटिस्ट बोले थे कि आइजैक न्यूटन ने जो जो क्या कहा था कि वो इरेलेवेंट हो गया, लेकिन आज उनके कंधों पे खड़े रह के हम लोग दूर तक देख रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल मत ठीक भूल बात है, सकते बहुत अच्छी बात आपने कही। कि जी, जी, मैंने जी, बहुत सिर्फ अच्छी बात आपने कही है। कहा एक कि एक बिल्कुल, नहीं, नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा और ये मेरे ख्याल में इसी नोट पर आज की बातचीत को खत्म किया जाए, क्योंकि हम वैसे भी अपने समय से बहुत आगे जा चुके हैं। और जो बात आपने कही रेलेवेंस वाली, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे रेलेवेंट, मतलब एकमात्र रेलेवेंट आदमी अजय ब्रह्मात्मा होंगे जिन्होंने कार्तिक आर्यन तक से मुलाकात कर रखी है और उन्होंने कहा कि भाई उनसे उन्होंने पैसे पैसे वैसे दिलवाए हैं लोगों को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हम फिर किसी नई बातचीत के साथ, नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सब्र के साथ देखा सुना। फिर जी, जी। नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।